ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर का हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो 21 तारीख योग दिवस पर जो निरस्त हो गया था, आज हुआ था। तो देखते हैं इसके सटीक आंसर और पेपर। ये है रेगुलर स्टूडेंट के लिए है, और ऐसा ही पेपर थोड़ा लगभग मिलता जुलता पेपर, थोड़ा बहुत चेंज जो नॉन कॉलेज के लिए होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी तैयारी करें। कई बार क्या होता है, व्याख्याएं चेंज हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन राइटर तो वही रहते हैं। तो देखिए पहली व्याख्या ली गई है तुलसी के सामाजिक मूल्य, जिसके राइटर हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये निबंध है, तुलसी के सामाजिक मूल्य। और ये व्याख्या दी है भक्ति आंदोलन से जो भावनात्मक एकता स्थापित हुई है। थोड़ा आप पॉज करके दे सकते हैं। और निबंध तो मैंने बच्चों से कहा कि ये ऑफलाइन बैच में ही अच्छे से करवाया हुआ है, ऑनलाइन में तो ये सरसरा बताया है कि इस तरह से व्याख्या आती है। तो आपको पहले निबंध का नाम लिखना होता है और फिर निबंधकार का नाम लिखना होता है, और हल्का फुल्का सा आपको निबंधकार के बारे में बताना होता है। और दूसरी जो नीचे अथवा में व्याख्या दी गई है, वह राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, डॉक्टर कन्हैयालाल सहल, इनका निबंध है ये, कि राजस्थानी साहित्य में भी राष्ट्रीय भावना भरी है। ये देखिए इस तरह से व्याख्या आई है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के व्याख्याताओं के मतानुसार राष्ट्रीय कौटुंबिक संबंध या जातीयता किससे ऊपर की वस्तु है। आप इसे पोज करके देख लें। तीसरी व्याख्या आई है, रक्तध्वज नाटक है, डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर का। संप सभा जीने का अर्थ समझाती है, यही न अत्याचार अन्याय के विरुद्ध। पूरे रक्तध्वज यानी ध्वल ध्वज का संदेश देना चाह रहे थे लेखक इस नाटक के माध्यम से, लेकिन रक्त ध्वज में बदल गया। इसमें संप सभा का वर्णन है, गुरु गोविंद स्वामी जी के चरित्र और उनके जीवन मूल्यों को दर्शाया गया है। मानगढ़ हत्याकांड के बारे में भी बताया है, जो जलियांवाला हत्याकांड के समकक्ष है। और भगत पंथ आंदोलन जो गुरु गोविंद गिरी ने डूंगरपुर में चलाया था, उसके बारे में बताया गया है। कुल मिलाकर यहाँ इस नाटक के बारे में आपको अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी आपने मेरी वीडियो में देखी होगी तो इसका आंसर अच्छे से दे पाए होंगे। ये एक व्याख्या और है, ज़िंदगी अजीब है, अपने के से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट व्याख्या देखेंगे हम। ये है एक मेरे बच्चे तुम पढ़ लिख कर भी ना समझ ही रहे, तीसरी व्याख्या है, ये भी अथवा में है। और बीमार का इलाज नामक यह है एकांकी, जिससे ली गई है उदयशंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी है। उदयशंकर भट्ट इसमें दर्शाते हैं कि जब कोई भी घर में बीमार हो जाता है तो हर कोई सदस्य उसका अपनी तरह से इलाज करना चाहता है, हर कोई चिकित्सक बन जाता है। और इसमें भी ऐसा ही दर्शाया गया, अंत में वह बीमार आदमी घर छोड़कर ही चला जाता है, सबकी दवा ले लेकर वह परेशान हो जाता है। मैंने अपने लास्ट की वीडियो में बताया था, इसके बारे थोड़ी समझी सबके दी गई थी कि बच्चों को पेपर करने में आसानी हो जाए। और यह है, यहाँ उसे लाओ, भोर का तारा, छाया, यह काव्य बड़ी लगन का पल है। यह भोर का तारा एकांकी से लिया गया है, जिसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। शेखर को यहाँ भोर का तारा कहा गया, जो इस एकांकी का नायक है, और नायिका है छाया, जो शेखर की प्रेमिका है। और इसमें गुप्त साम्राज्य की जो सम्राट है स्कंदगुप्त, उनकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। वहाँ का वातावरण, वहाँ की रहन सहन को दर्शाया गया है। और उभरता हुआ कवि वहाँ शेखर है, उसे ही भोर का तारा कहा गया है। बीमार का इलाज एकांकी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, जो मैंने ऊपर बता चुकी हूँ आपको। कवि कर्तव्य, जी हाँ, ये निबंध है। और कविता के किन गुणों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत ही अच्छी कविता है ये कविता क्या निबंध है, जिसमें बहुत सारे निबंध है। ये एक तरह से निबंध संग्रह है। ये पार्थिव धर्म निबंध का संदेश स्पष्ट कीजिए, ये विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित है। नाट्य तत्व के आधार पर नाटक रक्त ध्वज की समीक्षा कीजिए, यानी नाटक के तत्व कितने प्रकार के होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको मेरे अगले वीडियो में बताया था कि कहानी के तत्व, एकांकी के तत्व और नाटक के तत्व लगभग एक से ही होते हैं। और जैसे कथानक है, विषय वस्तु है, संवाद है, भाषा शैली है, ये नाटक के तत्व होते हैं। तो ये मैंने अच्छे से समझा रखे हैं।
रक्तजल नाटक की भाषा शैली सेम वैसा ही है। मीणा और जनजातीय समुदाय पर ये नाटक रचित है, जो मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। एक प्रश्न यह आया कि किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, एकांकी के तत्व अभी मैंने बताया है आपको। नाटक की परिभाषा व तत्व, निबंध की परिभाषा व प्रकार। नाटककार मोहन राकेश, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कोई ना कोई एक नाटककार, एकांकीकार या उपन्यासकार के बारे में पूछा जाएगा, टिप्पणी आएगी, तो आपको उसका आंसर देना है। देखिए, 8 नंबर का प्रश्न होता है और ये 2 प्रश्न आएंगे 16 नंबर के। तो जैसे राकेश मोहन है, उन्होंने 1925 में उनका बर्थ है। आषाढ़ का एक दिन उनका प्रमुख नाटक है। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में भी आ चुके हैं। अंडे के छिलके, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, यह संस्कृत मालविका मित्रम इसका हिंदी उसका अनुवाद है, बहुत ही अच्छा है। राकेश मोहन ने ज़्यादातर संस्कृत के जो नाटक हैं उनके हिंदी अनुवाद किए हैं। लहरों के राजहंस में और आधे अधूरे में इन्होंने नारी दशा को चित्रित किया है। एकांकिकार उपेंद्र नाथ अश्क की जो एकांकियाँ हैं वह चरवाए, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पक्का गाना, लक्ष्मी का स्वागत सेकंड ग्रेड के सिलेबस में आ चुका है। जैसे 2013, 14, 15 की जो सेकंड ग्रेड थी उसमें ये सिलेबस में था कि बेटी को किस तरह से छुपा कर रखा जाता था, उसकी शादी नहीं की जाती थी और उसे ही लक्ष्मी माना जाता था। वह चीख कर कहती थी मेरी शादी कर दो, पर उसकी शादी नहीं की जाती थी। अंत में वहीं पर काम रहने वाला एक लड़का है जो उसे छुप कर देखता था, वह उसे छुप के प्रेम पत्र लिखती थी और अंत में सब समझ जाते हैं कि लड़कियां घर में नहीं रखी जाती, उनकी शादी करनी पड़ती है। लेकिन वह जो लड़की का पिता होता है वह उसे घर में किसी को भी नहीं दिखाता है, पागलों की तरह रखता है उसे। तो कुछ एक ऐसी कहानी आपको खुद पढ़ना होगा, बहुत अच्छी लगेगी। और एक नया पुराना एकांकी जो कि इसी पेपर में है, इसी सिलेबस में है, नया पुराना एकांकी अश्क जी की एक एकांकी है जिसमें बताया गया है कि कुछ नई सोच और कुछ पुरानी सोच को मिलाकर ये एकांकी लिखी गई है, जिसमें एक व्यक्ति ईमानदार होता है जो टीचर होता है, देवचंद्र उसका नाम होता है, उसकी पत्नी भी अच्छी है और उसका एक मित्र होता है देवव्रत जो कि स्वार्थी और मौकाप्रस्त इंसान होता है और इसके गहने वह वापस दिए हुए गहने वापस नहीं देता है। तो इसी के ऊपर है ये एकांकी जो मैंने लास्ट की वीडियो में बता दी है। तो देखते हैं आपने कितना अच्छा किया है, स्कोर मुझे बताइए। धन्यवाद।